किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं शाजिया शमीम। आइए एक नज़र डालते हैं आज के कृषि संबंधित समाचारों पर। धान की कटनी के बाद इस मशीन से करें गेहूं की बुआई। पत्ता गोभी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव कर पाएं अधिक उत्पादन। धान की फसल को रोगों से बचाने हेतु अपनाएं ये बेहतर तकनीक। किसान भाइयों, धान की कटनी के बाद फसल अवशेष को ना जलाएं, बल्कि हैप्पी सीडर से गेहूं की बुआई करें। ऐसा कहना है बिहार के कटिहार जिले के जिला कृषि पदाधिकारी दिनेश प्रसाद दिनकर जी का। खेतों में जला देने से उसका जो धुआं निकलता है वो पर्यावरण को दूषित करता ही है। साथ ही साथ आग लगा देने से खेतों में जो लाभकारी कीट हैं वो भी मर जाते हैं। इससे होता क्या है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। किसान भाई उस खूंटी का प्रयोग कटाई के बाद मल्चिंग के रूप में भी कर सकते हैं, और यदि उस खूंटी को खेतों में ही बिछा दिया जाए तो वो जैविक खाद के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। नैपसेक स्प्रेयर द्वारा कीटनाशक, रोगनाशक एवं खरपतवार रसायनों का छिड़काव किया जाता है। यह यंत्र हल्का होता है। किसान भाइयों, आप आसानी से पीठ पर लाद कर इस यंत्र द्वारा छिड़काव कर सकते हैं। हरी सब्जियों में पत्ता गोभी का महत्वपूर्ण स्थान है। अगेती पत्ता गोभी की बुआई का समय सितंबर माह है। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एंकर और पूसा मुक्ता। बीज दर 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर व्यवहार करें। किसान भाई, धान में खैरा रोग लक्षण दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 2.5 किलोग्राम चूने के साथ मिलाकर 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। आज कई किसान पशुपालन व्यवसाय को अपनाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं में से एक समस्तीपुर जिला के जितवारपुर के राजकुमार सहनी हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी कहानी। जो कृषि का अवशेष बचता है उसको गाय को खिलाया जाता है और उससे दूध और गोबर, दूध से पैसा होता है और गोबर खेत में दिया जाता है। वैसे हम वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का शेड बनाए हुए हैं। ईंधन में बायोगैस का भी इस्तेमाल होता है। 4 साल पहले तो मात्र 1 गाय थी, उसके बाद 2 गाय लिए और वो लगा कि जो गाय पालन ठीक है, तो धीरे धीरे अभी गाय और बाछी मिला कर के 11 है। और अब चलते हैं मंडी की ओर और जानते हैं मंडी भाव में आई ताज़ा उछाल और गिरावट के बारे में। मंडी भाव में आज चलते हैं मुसल्लापुर हाट भाव जानने आलू और प्याज का। सफ़ेद आलू 3000 रुपये प्रति क्विंटल, लाल आलू 3500 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1600 रुपये प्रति क्विंटल। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार कल पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि
अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। पोषक तत्व फसलों के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। इसके बिना बेहतर उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फसलों को अपना सामान्य जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश मुख्य हैं। मृदा परीक्षण की अनुशंसा के आधार पर पोषक तत्व प्रबंधन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होने के साथ साथ उपज की दृष्टि से भी बेहतर माना जाता है। धान फसल में भी पोषक तत्व प्रबंधन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की मुख्य भूमिका होती है। नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से यूरिया, अमोनियम सल्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है, जिसमें यूरिया सबसे मुख्य एवं लोकप्रिय उर्वरक है। इसमें 46% नत्रजन की मात्रा होती है, जिसका प्रयोग बुआई और खड़ी फसल दोनों में करते हैं। खड़ी फसल में यूरिया डालते समय ध्यान रखना जरूरी है कि असमान साफ हो और पत्तियों पे ओस की बूंदें सूख गई हों। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य पौधों को बढ़वार व विकास में सहयोग करना है। इसी तरह फास्फोरस की आपूर्ति डीएपी के रूप में की जाती है। यह पौधों के जड़ों के विकास, फूलने फलने, बीज के निर्माण तथा रोग रोधी क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। इसकी संपूर्ण मात्रा का उपयोग बुआई के समय ही खेत में डाल देनी चाहिए। कभी भी खड़ी फसल छींटकर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पोटैश पौधों में दानों का आकार और भार को बढ़ावा देता है। सामान्यतः भूमि में पोटैश की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, फिर भी इसकी पूर्ति म्यूरेट ऑफ पोटैश, जिसमें 60% पोटैश तत्व होता है, इस रूप में की जाती है। सिंचित दशा में धान के पोषक तत्व इसकी प्रजातियों एवं रोपाई के तरीकों पर निर्भर करता है। कम अवधि वाली धान की प्रजातियों में नत्रजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटैश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुशंसित मात्रा है, जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटैश की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में डाल देना चाहिए तथा नत्रजन की शेष बची मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक कल्ले फूटते समय तथा दूसरा बाली बनने की आरंभिक अवस्था में प्रयोग करने से पौधों की बढ़वार बेहतर होती है तथा अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। मध्यम अथवा देर से तैयार होने वाली धान की किस्मों में नत्रजन 150 किलोग्राम, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर की वैज्ञानिक अनुशंसा है। इसमें भी नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटैश की पूरी मात्रा रोपाई से पूर्व करवा के समय समय पर प्रयोग एवं बेहतर फसल उत्पादन के लिए जरूरी है तथा नत्रजन की शेष मात्रा को 2 समान भागों में बांटकर एक भाग कल्ले निकलने की अवस्था में तथा दूसरा भाग बाली निकलने की शुरुआती अवस्था में प्रयोग करना जरूरी है। धान की कम या मध्यम अवधि में तैयार होने वाली सुगंधित किस्मों में अपेक्षाकृत कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। इन प्रजातियों में नत्रजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम तथा पोटैश 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। अन्य किस्मों की भांति सुगंधित धान में भी नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटैश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय तथा नत्रजन की शेष मात्रा को 2 भागों में, पहला कल्ले फूटते समय तथा दूसरा बाली बनने की अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। दाना बनने के बाद उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसान बंधुओं नमस्कार। अभी आपके खेतों में धान लगा होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह लहलहा रहा होगा। अगर वो लहलहा रहा है तो ये आपके लिए खुशी का पल है,
और इसके पीछे एक कारण यह भी है कि आप धान के फसल के लिए उपयोगी आवश्यक पोषक तत्व दे रहे होंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि किसान को ये मालूम ही नहीं होता है कि कौन से पोषक तत्व धान के लिए आवश्यक है और कितनी मात्रा में आवश्यक है। अगर ये जानकारी नहीं है तो कई बार पोषक तत्वों के रूप में रासायनिक उर्वरक या कंपोस्ट खाद को ज़्यादा या कम मात्रा में आप देते हैं। अगर ज़्यादा देते हैं तो ये टॉक्सिक हो जाता है और कम देते हैं तो कई तरह की बीमारियां लग जाती है। तो आज का जो हमारा विषय है कुछ इसी से जुड़ा है कि धान में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे से साथ हैं जहानाबाद कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक श्री अजीत कुमार पासवान जी। अजीत जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि धान के फसलों में आवश्यक पोषक तत्व ऐसे कौन कौन से हैं जो ज़रूरी है और उसके अभाव में धान का फसल बेहतर नहीं हो पाता है। जी धन्यवाद, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है। तो धान के फसल के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो मुख्य रूप से 17 पाए जाते हैं। तो ये आवश्यक पोषक तत्व क्यों हैं, वो इसलिए हैं कि इनके बिना अगर इनमें से कोई एक भी पोषक तत्व अनुपस्थित रहे तो इनके अनुपस्थिति में जो धान का फसल है वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। तो इनमें इनका वर्गीकरण भी किया गया है। जैसे मुख्य रूप से मूल पोषक तत्व में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि वातावरण से मिलता है। दूसरा है मुख्य पोषक तत्व, इसमें आते हैं जिनकी मात्रा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है फसलों के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तीसरा है द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व में आता है जो मुख्य पोषक तत्व से कम इसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और अंत में आता है सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी संख्या 8 है। ये जो है इनका प्रयोग मुख्य रूप से मिट्टी जांच के आधार पे किया जाता है। अजीत जी, मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन में किसान किन स्रोतों से इन पोषक तत्वों का प्रयोग कर सकता है। किसान बंधु अक्सर क्या करते हैं कि धान के फसल में या अन्य फसलों में भी पोषक तत्व का जो स्रोत लेते हैं वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ रासायनिक उर्वरक से पूरा करते हैं। लेकिन किसान बंधु ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं, कहने का मतलब यह है कि रासायनिक उर्वरक के साथ साथ अगर हम जैविक स्रोत से पोषक तत्व का संतुलित रूप से व्यवहार करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अधिक दिनों तक निरंतर अधिक उपज ले सकते हैं एवं उपज भी गुणवत्ता युक्त हो सकती है। तो मुख्य स्रोत जो हैं, पहला हो गया जैविक स्रोत और दूसरा हो गया रासायनिक स्रोत। जैविक स्रोत में भी आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा जैव उर्वरक, कंपोस्ट, केचुआ खाद, या फिर जैव उर्वरक में भी आप ले लेंगे तो जीवाणु खाद आ जाता है। जीवाणु खाद में भी आप धान के लिए अगर स्पेशली लेते हैं तो एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलम है इत्यादि। अजीत जी, मैं आपसे आगे ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान को धान के फसल में कब और कितनी मात्रा में पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि धान के फसल को उससे कुछ नुकसान भी ना हो, वो टॉक्सिक ना बने और बेहतर पैदावार दे। धान रोपाई से पहले करीब 20 दिन पहले, 20 से 1 महीना पहले जो जैविक खाद है, जैसे हम कंपोस्ट ले लेते हैं जैविक रूप में, या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं, या फार्म यार्ड मैन्योर आता है, या फिर कहें कि जो हरी खाद उगाते हैं, तो धान रोपाई के 40 से 45 दिन पूर्व हम हरी खाद की बुआई कर लें, बीज की बुआई कर लें। हरी खाद में जैसे ढैंचा, मूंग या सनई ये फसलें आती हैं। तो अगर हम इसकी बुआई रोपाई के 40 से 45 दिन पूर्व करते हैं तो रोपाई के वक्त में हम जब ये इस पौधा जो है 40 से 45 दिन का हो जाएगा तो इसको हम मिट्टी में
जुताई करके मिला सकते हैं, इससे हमें हरी खाद प्राप्त होगा। दूसरा है कंपोस्ट का प्रयोग अगर करना है तो बहुत अच्छा सड़ा हुआ कंपोस्ट या गोबर की खाद या केचुआ खाद का प्रयोग या सड़ा हुआ फार्म यार्ड मैन्योर, जो खेतों से अवशेष बच जाता है, फसल अवशेष, उसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, उससे तैयार जो खाद होता है, इनका प्रयोग हम रोपाई के 20 दिन पहले अपने खेतों में कर लेंगे। इससे क्या होता है कि वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिलने के बाद जो है जब हम फसल की रोपाई करते हैं तो उस फसल को वो अच्छी तरह से उपलब्ध हो पाता है। दूसरा आप ले सकते हैं रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी के समय, अंतिम जुताई का जब समय आता है, उस समय हम स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अगर हम कहें तो अगर मिट्टी जांच है तो उसके आधार पे हम उसकी मात्रा दे सकते हैं। अगर मिट्टी जांच नहीं है तो वैसी स्थिति में जो सामान्य अनुशंसा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सामान्य अनुशंसा में स्फूर की मात्रा अगर हम डायमोनियम फास्फेट से दे रहे हैं तो उसमें प्रति कट्ठा या फिर प्रति हेक्टेयर कहें तो 130 किलो हम स्फूर का DAP का प्रयोग कर सकते हैं, डायमोनियम फास्फेट का। और वहीं पे पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं 65 kg यानी 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 80 कट्ठा का एरिया आता है। तो इस हिसाब से हम DAP और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय कर लेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान बंधुओं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों सॉयल हेल्थ कार्ड को बढ़ावा दे रही है, यानी कि आप अपनी मिट्टी जांच करवाएं कि आपके मिट्टी में कौन से तत्व मौजूद हैं और किसकी कमी है। तो अजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये सॉयल हेल्थ कार्ड पोषक तत्व प्रबंधन में क्या भूमिका निभा रहा है और ये किसानों के लिए किस रूप में सहायक है। साथ ही एक बात और बताएं कि जो किसान हैं आजकल बहुत ही रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या हानि है? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। आज के समय में जो पोषक तत्व का प्रयोग है, व्यवहार है, वो किसान बंधु अपने पॉकेट के अनुसार, उनके पास जितनी क्षमता है उसके अनुसार करना शुरू कर दिए हैं या करते आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिन किसान बंधु के पास अगर क्षमता है कि वो ज़्यादा उर्वरक खरीद सकते हैं तो अपने फसल में वो एक होड़ की तरह ज़्यादा खरीद के अपने खेतों में डाल रहे हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। इसका नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान यह है कि सबसे पहली बात कि जो उर्वरक है वो महंगा है, तो इनके जो आर्थिक स्थिति है उस पर असर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने खेतों में उर्वरक डाल रहे हैं, रासायनिक उर्वरक, तो यह उर्वरक पौधा समूचा नहीं ले पाता है। क्योंकि अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो फसल जो है वो करीब करीब 30 से 40% ही क्षमता है उसको अवशोषित करने का, और बाकी का जो बच जाता है वह जो है ऐसे ही खेत में पड़ा रहता है या फिर गैस बन के उड़ता है या पानी में घुलनशील होके ज़मीन के नीचे चला जाता है, जहाँ तक हमारे पौधे का जड़ नहीं पहुँच पाते हैं। कहने का मतलब है कि ज़्यादा उर्वरक प्रयोग करने से हमारा लॉस भी हो रहा है, वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, सॉइल भी प्रदूषित, मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है और हमारा पॉकेट से पैसा भी निकल रहा है। इसके साथ साथ अगर अधिक प्रयोग करने से
फसल में उस फसल को रासायनिक उर्वरक के प्रयोग किए हुए, अधिक प्रयोग किए हुए फसल को अगर हम लेते हैं, खाते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और हम बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद पुनः हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ हमारा पैसा खर्च होता है और जब हम ठीक होने की कोशिश करते हैं वो भी एक रसायन लेकर ठीक होते हैं। अगर हम दवाई से ठीक होते हैं बीमार होने पर, वो भी पुनः एक रसायन ही है। यानी कुल मिला के हम रसायन से बीमार हुए और रसायन से ही ठीक हो रहे हैं। तो इसका जो लंबे अवधि में जो असर होता है वो हमारे शरीर पे काफ़ी गहरा होता है और नुकसान ज़्यादा होता है। तो इन सब से बचने के लिए एक सरल उपाय है, किसान बंधु उसको अपना सकते हैं और इसके लिए भारत सरकार, बिहार सरकार सभी मिल के जो है एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है और वो है मिट्टी जांच की सुविधा। और मिट्टी जांच की सुविधा के लिए हर स्तर पर मिट्टी जांच सुविधा उपलब्ध है। जिला में है उपलब्ध, जिला कृषि कार्यालय में इवन, और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी उपलब्ध है। तो इन जगह में अगर मिट्टी जांच करा लेते हैं तो इन सारी जो परेशानी आपको बताया गया, इन सारी परेशानियों से किसान बंधु बच सकते हैं, हमारा समाज बच सकता है, हमारा मानव बच सकता है और हमारी धरती, मिट्टी, पर्यावरण सभी का बचाव हो सकता है। अजीत जी, कार्यक्रम के अंत में हमारे किसान बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने किसान बंधुओं से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि एक तो है कि असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग ना करें, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाएं और इसमें एक मुख्य चीज़ आता है, जब डीएपी का प्रयोग किसान बंधु करते हैं तो धान रोपाई के बाद करते हैं। यह बिल्कुल ही गलत परंपरा है। इसीलिए किसान बंधु आप जब भी डीएपी का प्रयोग करें तो अंतिम जुताई के समय करें, ताकि डीएपी जो है मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए और तब जाके पौधा, धान का पौधा उस डीएपी को अवशोषित कर सकता है। और दूसरा मेरा आग्रह है कि डीएपी और जिंक सल्फेट का प्रयोग किसान बंधु एक साथ करते हैं, इनके प्रयोग के बीच में कम से कम 24 घंटा का अंतर अवश्य रखें, अन्यथा आपके डीएपी और जिंक सल्फेट दोनों जो है आपके फसल को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अजीत जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान बंधुओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बंधु, धान एक बहुत ही प्रमुख फसल है और आज का कार्यक्रम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पोषक तत्व के अभाव में आपका सारा मेहनत, पैसा बर्बाद हो जाता है। अगर आप आज के जानकारी का उपयोग करेंगे तो बेहतर ढंग से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे अंततः आपका पैदावार अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी का उपयोग कर अच्छा पैदावार लेंगे। आज के अंक में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।